चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवॉर्म, लीच एंड सेंटीपीड्स। अर्थवॉर्म यानी केचुआ, लीच और सेंटीपीड में क्या समानता है। सभी में मालपीय की नलिकाएं होती हैं, सभी में नालवर तंत्रिका रज्जु अधर में होती है, सभी द्विलिंगी है या सभी में पैर नहीं होते। तो देखिए अब आपका ये जो अर्थवॉर्म है ये आपका एनेलिडा को बिलोंग करता है, ठीक है, एनेलिडा को अर्थवॉर्म। जो लीच है आपका ये किसको बिलोंग करता है, ये भी आपका एनेलिडा को बिलोंग करता है। और जो सेंटीपीड है ये आपका आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है, और आर्थ्रोपोडा को आप जानते ही हैं ये आपका एनिमल किंगडम का यानी कि जो आपका जंतु जगत है उसका सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है। अब ये जो एनेलिडा ग्रुप होता है इसमें आपके नेफ्रीडिया होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और हर्माफ्रोडाइट होता है यानी ये द्विलिंगी होता है, ठीक है। तो आपका जो अर्थवॉर्म और लीच है इसमें हमारे पास उत्सर्जन अंग कौन से मिलेंगे, इसमें मिलेंगे नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है, और हर्माफ्रोडाइट यानी द्विलिंगी होता है। सेंटीपीड क्योंकि आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं आपके मालपीगन ट्यूब्यूल्स। तो इसका मतलब ये तो समानता इसमें नहीं हो सकती। हर्माफ्रोडाइट भी ये नहीं हो सकते। दे हैव नो लेग्स भी नहीं हो सकता क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो आपका होता है ग्रुप इसमें सभी के लेग्स होते हैं यानी जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो आपका एक ही यहाँ पर ऑप्शन बच रहा है, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सभी में नालवर तंत्रिका रज्जु अधर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच वन इज कॉल्ड अ बर्थ हार्मोन। किसे प्रसव हार्मोन कहते हैं, वासोप्रेसिन, पैंक्रियोजाइनिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। आपका जो बर्थ हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो ये यूट्रस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन। वासोप्रेसिन क्या है आपका, ये एडीएच कहते हैं इसे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो आपके किडनीज में, ठीक है, जब आपके नेफ्रॉन्स में जो फिल्ट्रेट होता है वो फ्लो करता है तो वहां से जो जल है उसका पुनर्अवशोषण होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो वासोप्रेसिन क्या करता है, जल का पुनर्अवशोषण कराता है। और अगर वासोप्रेसिन ये एक तरह का हार्मोन है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, इससे हो जाती है डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस। और आपको पता ही होगा एक और डायबिटीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस कहते हैं जिसे। और ये क्यों होती है आपकी, ये होती है जब इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे वासोप्रेसिन की जब कमी होती है तो ये डायबिटीज इंसिपिडस करता है, और जब इंसुलिन की कमी होती है तो डायबिटीज मेलिटस होता है, ठीक है। यानी इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो डायबिटीज मेलिटस, और वासोप्रेसिन का सिक्रीशन कम होगा तो डायबिटीज इंसिपिडस। फिर आपका जो पैंक्रियोजाइमिन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज करने के लिए, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन आपका क्या होता है, ये फीमेल हार्मोन है, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन। और जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं, जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें जब फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कनेक्ट होता है या उस पर यूट्रस की लाइनिंग पर वो जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर यहाँ पर एक टिश्यू डेवलप होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है, ठीक है। तो यूट्रस की लाइनिंग को तैयार करना फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग ये कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस इन दैट सीक्वेंस, ठीक है। तो हमें सीक्वेंस से बताना है कि पहली डिजीज जो है आपकी, इन ऑप्शंस में से पहली डिजीज आपकी प्रोटोजोआ से कॉज होनी चाहिए यानी कि प्रोटोजोआ की वजह से होनी चाहिए। दूसरा जो डिजीज है उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो जीवाणु होना चाहिए, और तीसरा आपका विषाणु जनित होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कौन कौन सी है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है, लेकिन मम्प्स जो है आपका ये जीवाणु जनित नहीं है, ये विषाणु जनित होता है, तो यहां से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड वाले को देखेंगे, इसमें अमीबियासिस हो गया, फिर पोलियो आपका विषाणु जनित है, ये जीवाणु से नहीं होता तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन को चेक करेंगे, स्लीपिंग सिकनेस आपका प्रोटोजोआ से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है, और हेपेटाइटिस भी आपका एक वायरल डिजीज है यानी विषाणु से होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन है। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज, तो एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का संवहन कर सकता है, तो मैक्सिमम जो है आपका 4 मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, स्तनधारियों में रुधिर का दोहरा परिपथ संबंधित है, paired arteries, paired veins, the blood circulates twice in heart as quickly, the process is completed in 2 turns, one from heart to lung and back to the rest of the body from heat नहीं होगा, ये होगा heart। तो आपका ये
डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। डबल सर्कुलेशन जो है मैमल्स में, इसका मतलब क्या है। तो देखिए ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट में आपके 4 चेम्बर्स होते हैं। ये अपर पार्ट है, ये आपका क्या होता है, ऑरिकल या आर्ट्रियम कहते हैं, इसे आलिंद कहते हैं हिंदी में। और ये आपका इधर ही इसी तरफ आपका लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। फिर नीचे आपके ये 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो डबल सर्कुलेशन होती है वो किस तरीके से होती है, यहां पर देखिए 4 चेम्बर्स बना रखे हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हार्ट हो गया हमारा। अब होता क्या है, पहले ये जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उनसे जो है ब्लड कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है, ठीक है। राइट आर्ट्रियम से फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इसे लेकर जाती है कहाँ, लंग्स के पास। और लंग्स से पल्मोनरी वेन इसे लेकर आती है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर ये जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जाता है फिर से पूरी बॉडी में। तो एक बार आप देखेंगे सर्कुलेशन कहाँ चल रही है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट के बीच में चल रही है, और एक बार सर्कुलेशन चल रही है हार्ट से लंग्स के बीच में, ठीक है। अगर हिंदी वालों को कोई परेशानी हो रही हो तो हिंदी वाले यहाँ देख सकते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय। सबसे पहले क्या होगा, शरीर के अंगों से जो प्रमुख शिरा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनीकृत जो रुधिर है वो लेकर आती है दाएं अलिंद में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा आ रहा है, प्रमुख शिरा के द्वारा। प्रमुख शिरा आपकी कौन सी होती है, वेना कावा, वेना कावा से आ रहा है यहाँ पर। फिर दाएं अलिंद जो है वो दाएं निलय में ब्लड को भेजता है। यहां से जो आपकी पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन यानी जो धमनी है आपकी फुफ्फुसीय धमनी, वो कहाँ लेके जाती है, इसके पास, फेफड़ों के पास लेके जाती है। किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या है, ये ऑक्सीकृत ब्लड हो गया। ये क्या होता है आपका, कहां से आता है, फुफ्फुसीय शिरा से, पल्मोनरी वेन से आता है बाएं आलिंद में। फिर यहां से ये बाएं निलय में जाएगा, और उसके बाद जो आपकी मेन आर्टरी होती है, प्रमुख धमनी जो होती है एओर्टा, उसके थ्रू ये पूरे शरीर के अंगों में पहुंचाया जाएगा। तो एक बार कहां हो रहा है, शरीर के अंगों से हृदय के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, एक बार हृदय से फेफड़ों के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है। ये जो शरीर और हृदय के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और जो आपका फेफड़ों और हृदय के बीच में हो रहा है इसे कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। और क्योंकि यहां पर हृदय में ब्लड 2 बार लाया जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोजन स्टिमुलेट्स, ग्लूकोजन उत्प्रेरित करता है इंक्रीज और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ब्लड शुगर, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड्स, राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए आपके पैंक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोजन। जो इंसुलिन होता है, ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, और ग्लूकोजन जो होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। एक और चीज ध्यान में रखेंगे, पैंक्रियाज से में जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे निकलता है आपका इंसुलिन, और जो अल्फा सेल्स होती हैं उनसे निकलता है आपका ग्लूकोजन। तो ग्लूकोजन क्या करेगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्लाइकोजन के रक्त शर्करा में विखंडन को बढ़ाता है, तो बिल्कुल सही। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में, ये आपको पता ही होगा। जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा फॉर्म होता है, अगर पादपों में बात करें तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, अगर जंतुओं में बात करें तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर फिर से ग्लूकोज को बना देता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया कि ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज बना रहा है ब्लड में। दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या बना रहा है, शर्करा बना रहा है। और तीसरा ऑप्शन भी सही है कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। तीनों में हम यही बात कर रहे हैं कि ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ रही है, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई कैन नॉट एब्जॉर्ब, आंतरीय रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है उनका एब्जॉर्प्शन या उनका अवशोषण सीधे ब्लड में नहीं होता। जो आपकी इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है, विलाय होते हैं, विलाय में बहुत सारी क्या होती है आपकी ब्लड वेसल्स होती है, साथ ही साथ यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। तो जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं ये सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होते कि डायरेक्ट ब्लड में जा पाए, तो ये पहले किस में जाते हैं, लिम्फ में जाते हैं, फिर वहां पर सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर ब्लड में जाते हैं। तो डायरेक्ट ब्लड में इसका अवशोषण नहीं होता है आपकी
इंटेस्टाइनल विलाई से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनका आपका इंटेस्टाइनल विलाई में ब्लड में अवशोषण नहीं होता डायरेक्टली, तो वो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसका लास्ट प्रोडक्ट होता है? फैट्स का। फैट्स जो है आपके पहले क्या होते हैं, बाइल जो है इसे क्या करता है, बाइल जूस या बाइल सॉल्ट्स कह लीजिए, ये इसको इमल्सिफिकेशन करते हैं और इमल्सिफिकेशन होने के बाद ये क्या होता है, फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी ब्रेकडाउन होती है, किसमें? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है फैट्स का। और अवशोषण किसमें होता है? लिम्फ में, और उसके बाद जाता है ब्लड में। इन द सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्यूडिका लीव्स इन्वॉल्व ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो मिमोसा प्यूडिका आपका क्या है? मिमोसा प्यूडिका है आपका छुई मुई। ठीक है, छुई मुई प्लांट आप सभी को पता होगा, आपने जैसे ही छुएंगे उसको, उसकी पत्तियां क्या होती है? एकदम से सिकुड़ जाती हैं। तो यहां पर इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट। पादपों में दो तरह के मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं आपके? जो या तो किसी उद्दीपन की तरफ या उससे दूर जो है ग्रोथ लेकर आते हैं प्लांट में। जैसे कि अगर हम स्टेम की बात करें तो वो क्या होती है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, यानी रोशनी की तरफ, सनलाइट की तरफ जो है वो ग्रोथ दिखाती है। और जो रूट होती है, जड़ें होती हैं, वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। वो किससे? रोशनी से या सूरज की जो सनलाइट है उससे दूर जाएंगी। ठीक है, ऐसी जियोट्रॉपिज्म होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो स्टेम्स जो होती हैं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अपनी वृद्धि दिखाती हैं, और रूट्स या जड़ें जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ अपनी वृद्धि दिखाती है। ये सब आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो उद्दीपन के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे, वो ऐसे ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं और उसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे मूवमेंट्स आपके नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो किस वजह से होता है? वो होता है आपका टर्गर प्रेशर की वजह से। ठीक है, जो पत्ती होती है जैसे ही हम उसको छूते हैं तो उसमें क्या होता है? उसका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। टर्जिडिटी क्या होती है? जो आपकी लीव्स होती हैं उनको एक स्वेल या फिर एक फूला हुआ आकार देती है। ठीक है, उससे वो एकदम स्फीत दिखाई देती है। ठीक है, टर्जिड दिखाई देती है। और जैसे ही अगर वो अपनी टर्जिडिटी लूज करेगी तो वो मुरझा जाएगी। जैसे ही हम इसको छूते हैं तो यहां पर इसकी टर्जिडिटी जो है लूज हो जाती है और ये ड्रॉप कर जाती हैं, पीटीओल ड्रॉप कर जाता है और ये सारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, बंद हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद फिर खुल जाएंगी। और ये किस वजह से हो रहा है? ये टर्गर प्रेशर की वजह से हो रहा है, इसमें बदलाव की वजह से हो रहा है। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो आपका मिनरल है कौन है? के पॉजिटिव आयंस, पोटेशियम आयंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये ध्यान में रखिएगा। अ रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विद डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज ओनली विल बी प्लेस्ड इन। अब देखिए, रेडियल सिमेट्री, आपकी जो सिमेट्री होती है वो तीन तरह की होती है। पहले तो होती है एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब है किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है। जैसे कि अगर आप पॉरीफेरा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे तो वहां पर आपको किसी भी तरह की सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा कोई भी एक्सेस नहीं होगा जिसपे अगर आप ऑर्गेनिज्म को कट करें और आपको दो इक्वल हाफ्स मिले या वहां से आपको किसी भी तरह की सिमेट्री देखने को मिले। सिमेट्री कब कहते हैं? अगर मान लो ये स्क्वायर बनाया मैंने, तो मैं इसको इस एक्सेस में काटूं तो मेरे पास ये वाला जो है और ये वाला जो दो पार्ट हुए ये एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो इसे हम सिमेट्री कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी सिमेट्री आ सकती है। तो एसिमेट्री का मतलब है किसी भी तरह की सिमेट्री जब ऑर्गेनिज्म में नहीं होती तो वो एसिमेट्रिक होता है। फिर होती है आपकी बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री हमारी किस में होती है? हमारे अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी एक एक्सिस से हम बिल्कुल टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये एक ह्यूमन बॉडी है और इसको मैं ऐसे बीच से काटूं तो जो इसका लेफ्ट हाफ होगा वो राइट हाफ के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होगी बायलेटरल सिमेट्री। और तीसरी होती है आपकी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होती है हम एक ऑर्गेनिज्म को किसी भी एक्सिस में काटे हमेशा दो इक्वल हाफ मिलेंगे। जैसे स्टारफिश में हुआ, ऐसे काट लो या ऐसे काट लो या ऐसे काट लो, हमेशा दो इक्वल हाफ मिलेंगे आपको। तो ये रेडियल सिमेट्री होती है। तो यहां पर पूछा गया है ऐसे कौन से इन्वर्टिब्रेट एनिमल है जिनमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है? पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एकाइनोडर्मेटा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है हमें निडेरिया में। ठीक है, और निडेरिया को ही आप क्या कहते हैं? सीलनट्रेटा भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सीलनट्रेटा भी इसी को कहा जाता है। द एजेड इराइथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय, तो जो आपकी आरबीसीज होती है, इराइथ्रोसाइट्स क्या है? आरबीसीज, वो उनको खत्म कहां किया जाता है? वो डिस्ट्रॉय कहां होती है? स्प्लीन एंड लिवर, हार्ट एंड लंग, किडनी या गॉल ब्लैडर। तो इसका सही आंसर क्या है? स्प्लीन एंड लिवर।
ठीक है, आपको पता होगा जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। एज कितनी होती है, एक आरबीसी की एज होती है 120 डेज की, 120 दिन की, और इसके बाद इसे जो डिस्ट्रॉय किया जाता है किसमें किया जाता है, स्प्लीन या लीवर में किया जाता है। और फॉर्मेशन कहां होता है इसका, बोन मैरो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हुई है और आपको बताना है, ये ऑप्शन है यहाँ पे, इनमें से कौन सी सही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ऑल फिशेज ले एग्स, तो ये करेक्ट नहीं है, कुछ फिशेज आपके यंग वंस को भी जन्म देती है। ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, ये करेक्ट है आपका, सारी बर्ड्स नहीं उड़ती, कुछ आपकी फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं, जैसे एमो हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया। ऑल लिजर्ड्स आर पॉइजनस, ये भी गलत है, सारी लिजर्ड्स पॉइजनस नहीं होती हैं। नन ऑफ द मैमल इज पॉइजनस, ये भी गलत है। पॉइजन ऑफ वाइपर इज न्यूरोटॉक्सिक, ये भी गलत है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता वाइपर का पॉइजन। तो आपका सही है केवल सेकंड वाला, तो आपका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। फिजन, अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन, ठीक है, तो फिजन जो है हमको किस पे देखने को मिलता है, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्थ्स, एनेलिड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, फिजन हमें देखने को मिलता है अमीबा वगैरह में, आपने देखा ही होगा आपको फिजन देखने को मिलता है, तो प्रोटोजोअन्स में आएगा, ठीक है, आंसर है इसका प्रोटोजोअन्स। जैसे अमीबा में हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, ठीक है। द्विखंडन होता है आपका प्रोटोजोअन अमीबा में, जैसे कि अमीबा है आपका ये, तो पहले क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है ये इलॉन्गेट होता है, ठीक है, और उसके बाद जब ये सेपरेट हो जाएगा फिर हमारा ये जो बाहर से जो कवरिंग है ये भी सेपरेट होनी शुरू हो जाती है और फिर 2 अमीबा बन जाते हैं। अगर आप प्लाज्मोडियम की बात करें वहां हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। तो जब प्लाज्मोडियम जो है मान लो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाता है, आप जानते हैं प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो प्लाज्मोडियम जो है अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है और इसी के अंदर इसकी क्या होती है, बार बार इसमें फिजन होता है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, और बहुत सारे यहाँ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। जब बॉडी प्लाज्मोडियम को वीक नजर आती है तो वो ये सिस्ट जो है बर्स्ट हो जाता है, ये सारे ऑर्गेनिज्म रिलीज हो जाते हैं और तब ये डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, ये है बहुखंडन। नेक्स्ट है आपका लाइसोजाइम इज फाउंड इन टीयर, स्वेट, सलाइवा, ऑल ऑफ द अबव। तो लाइसोजाइम क्या होते हैं आपके, ये आपके डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं, ये सभी में प्रेजेंट होते हैं, टीयर में भी, स्वेट में भी, सलाइवा में भी। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। और एक चीज और, यहाँ ग्राम पॉजिटिव की बात आई है तो आपको बता देती हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम स्ट्रेन को रिटेन करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो उसे रिटेन नहीं करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, टिकोइक एसिड होता है, ध्यान रखेंगे टिकोइक एसिड इसमें होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है आपका द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जनरेट हो रही है, ठीक है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight and chlorophyll क्या देता है, ये देता है C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है वो कहां से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से, तो ये आती है आपकी वाटर से। तो सही आंसर यहाँ पे है ए। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, हम देखते हैं रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिका स्तर पर जो आपका ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें टूटता है, ये आपका पाइरुविक एसिड में टूटता है, ठीक है, पाइरुविक एसिड। ये जो ग्लूकोज है आपका 6C कंपाउंड है, यानी 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6, और पाइरुविक एसिड जो होता है आपका ये आपका 3C कंपाउंड है, ठीक है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है और इसी को आप क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, पाइरुविक एसिड। फिर इसके बाद इस पाइरुविक एसिड की जो ब्रेकडाउन होती है वो निर्भर करती है कि रेस्पिरेशन किस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंस में या लैक में। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसमें क्या बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, प्लस यहाँ पर
38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, कई जगह आपको 36 भी लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि 2 एटीपी यूज हो जाते हैं। अगर ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये होती है आपकी यीस्ट में। इस केस में बनता है इथेनॉल C2H5OH और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि 2 एटीपी आपके रिलीज होते हैं। फिर अगर हम बात करें कि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कमी में अगर हो रही है, तो ये होती है आपकी मसल सेल्स में। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हैवी एक्सरसाइज के वक्त हमारी मसल सेल्स में भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने लगता है। इस केस में बनता है लैक्टिक एसिड और यहां पर भी 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है जनरेट होते हैं। एटीपी क्या है हमारी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये मसल्स में भर जाता है और इसकी वजह से जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती है और हमें हल्का पेन भी होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रैम्प्स। ठीक है, इसे क्रैम्प्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रियम रेस्पिरेशन बिल्कुल सही, अभी अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रियम रेस्पिरेशन होती है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, ये भी बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। फिर आपका राइबोसोम ट्रांसपिरेशन, ये आपका गलत है। राइबोसोम में आपका क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम है। ट्रांसपिरेशन यहां नहीं होता। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन आपका कहां से होता है? स्टोमेटा से होता है। बाकी सेल वॉल ऑस्मोसिस बिल्कुल ठीक है यहाँ। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।